ये कहानी सीतापुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां इन दिनों बरसात का मौसम शुरू हो चुका था और बिजली के कड़कड़ाहट के साथ बहुत जोरदार बरसात हो रही थी। इसी गांव में राजू नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी मीरा के साथ रहता था। राजू एक गरीब मजदूर था, जो कभी किसी के खेत में काम करता तो कभी किसी के लिए मजदूरी करके अपने घर का पालन पोषण करता था। उसके पास तो गांव में खुद का मकान भी नहीं था। वो सेठ धनीराम के एक छोटे से खपरैल वाले घर में अपने परिवार के साथ किराए पर रहता था, जहां बरसात में छत टपकती और गर्मियों में दीवारें तपती थीं। जैसे तैसे दिहाड़ी मिलती तो घर का चूल्हा जलता, वरना कई बार उसे और उसके पत्नी को खाली पेट ही सोना पड़ता था। उस रात मौसम बेहद खराब था। मूसलाधार बारिश के साथ ठंडी हवाएं भी चल रही थीं और बिजली की चमक से पूरा गांव कांप सा रहा था। अजी, 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। न धूप निकली, न कपड़े सूख पाए। घर में हर तरफ नमी ही नमी भर गई है और ऊपर से छत भी टपक रही है। अगर यूं ही बारिश चलती रही तो खाने को कुछ भी नहीं बचेगा। मीरा, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अब करें भी तो क्या? खेत भी पूरी तरह पानी में डूब गए हैं, अनाज की बोरियां भी गीली हो गई हैं। हमारे पास जो थोड़ा बहुत दाल चावल था वो भी खत्म हो चुका है और सारी लकड़ियां भी भीग गई हैं, इसीलिए चूल्हा भी नहीं जल पा रहा। और हां, क्या तुमने सुना? बिरजू काका कह रहे थे कि बारिश कम से कम 15 दिन और ऐसे ही चलेगी। अगर सच में ऐसा हुआ तो न गांव के रास्ते खुलेंगे और न ही बाहर से कुछ लाया जा सकेगा। ऐसा तो मत कहिए जी। अगर इसी तरह पानी गिरता रहा तो हम खाएंगे क्या? घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा है। लकड़ियां भी भीगी पड़ी हैं। चूल्हा जल नहीं रहा। पेट की आग तो जैसे अब सहन ही नहीं होती। न कोई उधार देने को तैयार है, न कहीं काम ही मिल रहा। अब तो भगवान ही मालिक है। इसी तरह बारिश लगातार पड़ती रही और फिर जैसे तैसे 3 दिन बाद बारिश रुक जाती है और बारिश के रुकते ही राजू तुरंत अपने घर से काम की तलाश में बाहर निकल पड़ता है। सेठ जी, आपके पास अगर कुछ काम हो तो बताइए। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। बस घर में बैठकर पत्नी की भूख नहीं देखी जाती। अरे राजू, मैं तेरा दुख समझता हूँ, लेकिन जब से ये बरसात लगी है, मैं तो खुद अपने मजदूरों को काम नहीं दे पा रहा हूँ। मेरे सारे खेत पानी में डूबे पड़े हैं। बारिश के चलते मेरा गोदाम का काम भी पूरी तरह बंद है, इसलिए अभी तो कोई काम नहीं है। सेठ जी, मैं कोई भी काम कर लूंगा। मैं हल भी जोत लूंगा और अगर आप कहें तो घर का काम भी कर दूंगा। जानवरों को चारा पानी भी दे दूंगा। मगर मुझे कुछ तो काम दीजिए। घर पर मेरा परिवार भूखा है। सेठ जी, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे कोई काम दीजिए। नहीं राजू, ऐसा मत कह। तुझसे कोई गलती नहीं हुई है, पर मैं भी क्या करूं, मजबूर हूं। कुदरत का कहर हम सब पर ही बरस रहा है। लेकिन तू चिंता मत कर, जैसे ही बारिश थमेगी सबसे पहला काम मैं तुझे ही दूंगा। और सुन, एक काम कर, मेरे पास कुछ सूखी लकड़ियां और थोड़ा अनाज रखा है, जाते जाते अपने साथ लेते जा। सेठ से खाने का अनाज लेकर राजू जैसे ही अपने घर की ओर निकला ही था कि बरसात फिर से शुरू हो जाती है। बरसात के चलते वो एक झोपड़ी के यहाँ जाकर रुक जाता है। जहाँ वो रुका था वहीं पर दो लोग आपस में बरसात पर चर्चा कर रहे होते हैं। भाई राकेश, इस बार तो बारिश बढ़िया पड़ रही है। खेतों के लिए तो जैसे वरदान हो। बिल्कुल सूरज भाई, बारिश पड़नी भी चाहिए। अगर ये ना हो तो गर्मी जान निकाल लेती। पिछले साल तो जून जुलाई के महीनों में गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था। ना पानी था, ना फसल हुई। कई गांवों में तो पीने तक को पानी नहीं बचा था। हाँ, सही कह रहे हो राकेश। इस बार तो मौसम भी सही वक्त पर पलट गया है। ऐसे ही 10 दिन तक लगातार पानी बरस जाए तो चावल की फसल भी अच्छे से हो जाए। हाँ भाई, कम से कम 10 दिन तो ऐसे ही बरसे, वरना कहीं अचानक धूप निकल गई तो सारी मिट्टी फट जाएगी। मैंने कल ही मौसम की खबर देखी थी, जहां बता रहे थे कि कम से कम 10-15 दिन के लिए बारिश तो भर भर के होने वाली है। इसका मतलब अभी तो हमारे सोच से कुछ ज्यादा बरसात होने वाली है। हाँ भाई, मौसम विभाग ने साफ कहा है कि अगले 10-15 दिन दबा के बारिश होने वाली है। उन्होंने तो सलाह भी दी है, लोग जरूरी राशन वगैरह पहले ही घर पर रख लें। फिर चिंता किस बात की? मैं तो आज ही पूरे महीने का घर का राशन भर लूंगा। फिर आराम से बरसात के मजे लेंगे, गर्मा गर्म खिचड़ी पकौड़ी और ऊपर से गर्म चाय। बगल में खड़ा राजू ये सब बात सुनकर उनसे कहता है। अगर बारिश ऐसे ही पड़ती रही तब तो हमारा जीना दुश्वार हो जाएगा।
हमारे घर पर तो इतने दिनों का अनाज भी नहीं है और आप लोग 10 दिन की बारिश बता रहे हो। तो खड़े क्या हो राजू भाई, जाओ और जाकर अपने घर का राशन भरा लो। राजू चुपचाप किनारे खड़ा होकर उनकी बातें सुनता है। उसके मन में चिंता थी। जहां कुछ लोगों के लिए ये बारिश वरदान बन रही थी, वहीं उसके जैसे गरीबों के लिए ये अभिशाप बन गई थी। फिर कुछ समय बाद जैसे ही बारिश थोड़ी सी कम होती है, वो अपने घर की ओर चल पड़ता है। अरे भाग्यवान, मैं अभी बाहर से सुनकर आ रहा हूं कि अगले 10-12 दिन तक लगातार बारिश होने वाली है। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कहां से घर का राशन भराऊं। क्या कह रहे हो जी? 10-12 दिन? अगर ऐसे हुआ तो हम क्या करेंगे? हमारे घर पर तो इतने दिनों का अनाज नहीं है और ऐसी बारिश में आपको कहीं काम भी नहीं मिलेगा। आपको तो पता ही है कि घर की हालत कैसी है। कोने कोने से पानी टपक रहा है। अब तो बर्तन भी भरते जा रहे हैं। हाँ मीरा, मैं समझ रहा हूं तुम्हारी परेशानी। मैं भी जानता हूं कि इस टपकते छत के नीचे हम कब तक टिक पाएंगे अगर ऐसी ही बारिश होती रही तो। और ऐसी ही बारिश होती रही तो घर में कोई ना कोई बीमार भी पड़ सकता है। और हमें अभी सेठ धनीराम को घर का किराया भी देना है। पहले ही 3 महीनों का किराया देना बाकी है। अगर ऐसे ही हालात रहे तो हम कहाँ से किराया भरेंगे? वो तो इस बार पक्की नहीं सुनेंगे हमारी बात। पिछली बार तो किसी तरह मना लिया था। यही बात तो मुझे भी खाए जा रही है। एक तरफ ये बारिश है जो रुकने का नाम नहीं ले रही है और दूसरी तरफ जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। मीरा, मुझे कुछ नहीं समझ रहा है। मैं क्या करूं? आप परेशान मत होइए। मैं जानती हूँ कि आप बहुत कोशिश कर रहे हो, पर अब हम दोनों को मिलकर कुछ करना होगा, तभी कोई रास्ता निकल पाएगा। अभी वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी बारिश और जोर जोर से होने लगी। और इस बार तो बारिश के साथ साथ बिजली भी गिर रही थी। बारिश की बूंदें इतनी तेजी से गिर रही होती हैं जैसे बादल फट पड़े हो। बारिश के बूंदों के साथ गांव का पूरा वातावरण शीतल और ठंडक से भर जाता है। अब तो देखो जी, बारिश और तेज हो गई है और ये छत तो अब लग रहा है जवाब दे देगी। और एक तरफ से ये बारिश परेशान कर रही है, दूसरी तरफ घर में खाने को अनाज नहीं है। हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हाँ मीरा, अब तो मुझे और डर लग रहा है। कहीं अगर ऐसी ही बरसात बढ़ती रही तो ये छत गिरकर नीचे ना आ जाए। हमें कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा। आप एक काम क्यों नहीं करते हो? एक बार जाकर मुखिया जी से मिल लीजिए, शायद वो कुछ मदद कर दे हमारी। मीरा, परंतु ऐसी बारिश में घर से बाहर निकलना जान जोखिम में डालना है। बारिश की वजह से रास्तों पर चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ है और मैं मुखिया जी से मिलकर क्या करूंगा? उनके पास मदद के लिए जाओ तो कोई ना कोई नया बहाना बनाकर हमेशा गांव वालों की बातों को टाल देते हैं। हाँ, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, पर इस समय हम लाचार हैं। हमें उनकी मदद लेनी ही पड़ेगी। तुम एक बार जाकर उनसे बात तो करके देखो, शायद वो कोई मदद कर दे। अगर अभी नहीं गए तो शायद हमें पछताना पड़ सकता है। इसलिए कह रही हूँ जाइए और उन्हें हम पर क्या बीत रही है, सब कुछ साफ साफ बता दीजिए। फिर क्या था, मीरा की ऐसी बातें सुनकर राजू भारी बारिश में मुखिया के घर के लिए निकल जाता है। किसी तरह से बच बचाकर राजू मुखिया के घर पर पहुंच जाता है। अरे राजू, तुम इतनी भारी बारिश में यहाँ क्या हुआ? कोई जरूरी बात है? हाँ मुखिया जी, मैं आपके पास बहुत जरूरी काम से आया हूं। मुखिया जी, इस बारिश ने तो हमारा जीवन ही तबाह कर रखा है। घर की छत से लबालब पानी गिर रहा है। घर की ऐसी हालत हो रखी है जैसे पूरा घर नदी हो। घर में खाने को अनाज नहीं है। ऊपर से ऐसे बारिश के चलते कोई काम नहीं मिल रहा है, जिस कारण पैसे भी नहीं हैं। मैं बहुत मजबूर हो चुका हूं। देख राजू, पैसों की बात तो मत ही कर। मैं खुद ही कई लोगों को पैसे बांट चुका और अब मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है कि मैं तुझे दे सकूं। तू तो जानता ही है कि पंचायत में कितने खर्चे होते हैं, इसलिए फिलहाल तो मैं तुझे पैसे नहीं दे पाऊंगा। तू किसी और के पास से पैसे उधार ले ले। और बारिश का क्या है? बारिश तो सबके लिए आई है, बस फर्क इतना है कि कोई भीगते हुए सहता है तो कोई घरों में आराम फरमाता है। यहाँ राजू मुखिया के यहाँ मदद लेने की कोशिश कर रहा होता है और वहीं उसके घर पर सेठ धनीराम अपना किराया लेने पहुंच जाता है। सुनो मीरा, मुझे फटाफट से घर का किराया लाकर दे दो। और हाँ, याद है ना, पहले के 3 महीनों का भी किराया बाकी है। सेठ जी, कृपा करके थोड़ा वक्त और दे दीजिए। राजू बाहर गए हैं, वो किसी से मदद लेने गए हैं, बस लौटने ही वाले होंगे। हम आपका किराया जरूर चुकाएंगे, बस कुछ दिन की मोहल्लत दे दीजिए। मीरा, अब बहानों से काम नहीं चलेगा। मैं पहले ही बहुत बार तुम्हें मौका दे चुका हूं।
अब एक दिन भी देर नहीं चलेगी। अगर आज किराया नहीं दिया तो तुम्हें ये घर खाली करना पड़ेगा। सेठ जी, हम कहाँ जाएंगे बाहर? इतनी तेज बारिश हो रही है, गांव में हर जगह पानी भर गया है, पूरे छत से पानी टपक रहा है। हमारे पास इस वक्त कुछ भी नहीं है, खाना तक नहीं है। हम पर ऐसा अन्याय मत कीजिए सेठ जी। देखो मीरा, बारिश के वक्त हमें भी तो खाना चाहिए। तुम लोगों की दिक्कत मैं हर बार नहीं सुन सकता। ये बारिश एक दिन की नहीं है, कम से कम 10-15 दिन चलने वाली है। ये सब सोचकर बोल रहा हूं। सेठ जी, बस कुछ दिन का और समय दे दीजिए, हम आपके पैसे लौटा देंगे। नहीं मीरा, मैं अब तुम्हें एक भी दिन का भी समय नहीं दूंगा। फिर क्या था, धनीराम सेठ मीरा को अपने घर से बाहर निकाल देता है। तभी कुछ देर बाद राजू अपने घर की ओर लौट रहा था। तभी अपनी पत्नी को बारिश में बाहर देखता है। क्या हुआ मीरा, तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? सेठ धनीराम आए थे किराया लेने। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, तुम पैसे लेने ही गए हो, पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और बोलने लगे कि तुम्हारे बहाने और नहीं चलेंगे और अभी के अभी मेरा घर खाली कर दो। उन्होंने तुम्हें इतनी तेज बारिश में बाहर निकाल दिया, क्या उनमें इतनी सी भी इंसानियत नहीं है? अब हम क्या करेंगे जी, हमारा तो कोई है भी नहीं, हम कहाँ जाएंगे? अब हम बस एक काम कर सकते हैं, जब तक कुछ ना हुआ तब तक गांव के मंदिर में आश्रय ले सकते हैं। हाँ, ये आपने सही कहा, हम कुछ दिन गांव के मंदिर में गुजार लेते हैं। राजू और मीरा भीगते हुए अपने भीगे सामान को साथ लेकर गांव के पुराने शिव मंदिर की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में तेज बारिश और ठंडी हवा से शरीर कांप रहा था, लेकिन मजबूरी ने उन्हें हिम्मत दी थी। मंदिर तक पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी। बारिश अब भी थमने का नाम नहीं ले रही थी। मंदिर के भीतर एक कोना चुनकर उन्होंने अपना सामान रख दिया और वहीं एक कोना पकड़कर दोनों सो गए। सुबह होते ही गांव के सेठ वहां आ गए, जिनके पास कुछ दिन पहले वो काम मांगने गया था। उन्होंने मंदिर में राजू और उसकी पत्नी को देखकर पूछा, अरे राजू, तुम यहाँ मंदिर में क्यों रुके हुए हो? सब ठीक तो है? सेठ जी की आवाज सुनकर राजू उठकर खड़ा हो जाता है। सेठ जी, सब कुछ बिखर गया है, घर से निकाल दिए गए, खाने को कुछ नहीं, कोई काम नहीं, मजबूरी में मंदिर में आकर शरण ली है। मुझे अफसोस है राजू, मैंने सोचा नहीं था कि हालात इतने बिगड़ जाएंगे। उस दिन तुझे जो थोड़ा अनाज दिया था उसी से कुछ दिन गुजारा कर लेगा, ऐसा सोचा था। लेकिन अब देख रहा हूं कि बात उससे कहीं आगे निकल चुकी है। सेठ जी, अब हालात हमारे बस में नहीं रहे। बारिश ने हमारे जैसे गरीबों की जिंदगी पूरी तरह से उधेड़ दी है। हम तो बस एक कोने में बैठकर यही सोचते रहे कि अगली सुबह कैसी होगी। चल उठ, अपना सामान उठा और चल मेरे साथ मेरे घर के पास। मेरा एक छोटा सा घर है, तू आज से वही रहेगा। राजू को एक पल के लिए विश्वास ही नहीं हुआ कि सेठ जी ने उसके लिए अपने घर के पास एक छोटा सा घर देने की बात कही। उसकी आंखों में आंसू आ गए। इतने अपमान और संघर्ष के बाद किसी ने उसका दर्द समझा था। सेठ जी, मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। आपने आज मेरी डूबती जिंदगी को एक नई दिशा दी है। नहीं राजू, ये कोई उपकार नहीं है। तुमने हमेशा मेहनत से काम किया है। तुम्हारे जैसे ईमानदार लोग ही इस गांव की असली ताकत हैं। वो घर पुराना जरूर है, लेकिन छत मजबूत है। तुम्हारे परिवार को अब भीगने की जरूरत नहीं। राजू और मीरा ने मंदिर से अपना भीगा हुआ सामान समेटा और सेठ जी के साथ चल पड़े। सेठ जी उन्हें सबसे पहले अपने घर में ले गए और उन्हें कुछ देर वहीं रुकने कहा, ताकि दूसरे घर में थोड़ी साफ सफाई करवा सके। कुछ देर बाद जब राजू और मीरा उस घर में पहुंचे तो उन्होंने देखा घर पुराना था मगर मजबूत था। उस घर में कहीं से भी पानी की बूंद नहीं गिर रही थी। उस घर को देखकर मीरा बोली, लगता है जैसे हम एक बुरे सपने से जागे हैं। भगवान सेठ जी को सदा खुश रखे। देखते देखते कुछ दिन और बीत गए। बारिश अब धीरे धीरे कम होने लगी थी। गांव में फिर से हलचल लौटने लगी थी। खेतों में पानी उतर चुका था और लोग अपने अपने कामों में लगने लगे थे। राजू और मीरा अब उस नए घर में सुकून से रह रहे थे। एक सुबह मीरा चूल्हे पर चाय चढ़ाते हुए राजू से बोली, सुनिए जी, एक बात कहूँ? हाँ भाग्यवान, कहो ना। अब जब हमारे सिर के ऊपर मजबूत छत है और थोड़ी राहत मिल गई है, तो क्यों ना हम कुछ छोटा मोटा काम शुरू करें? काम? कैसा काम? सोचा है, गांव के मुख्य चौक पर एक छोटी सी चाय की टपरी खोल लेते हैं।
बारिश के बाद हर कोई गर्मा गर्म चाय के लिए तरस रहा है और गांव में कोई अच्छी चाय की जगह है भी नहीं। हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन इसके लिए कुछ पैसे चाहिए होंगे। हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा। सेठ जी से कहिए ना, उन्होंने हमारी इतनी मदद की है, एक बार उनसे थोड़े पैसे उधार मांगिए। आप कह दीजिए कि जैसे ही दुकान चलने लगेगी धीरे धीरे चुका देंगे, वो जरूर मानेंगे। ठीक कह रही हो मीरा, एक बार कोशिश करने में क्या जाता है। अगर चाय की दुकान चल निकली तो हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। उसी दिन राजू दोपहर में सेठ जी के पास पहुंचा। संकोच के साथ उसने अपनी बात रखी। सेठ जी, एक बात कहनी थी। आपसे जो मदद मिली उसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। अब मैं कुछ काम शुरू करना चाहता हूं, एक छोटी सी चाय की टपरी। अगर आप थोड़े पैसे उधार दे दें तो मैं धीरे धीरे चुका दूंगा। राजू, यही तो मुझे सुनना था। मैं जानता था कि तुम किसी पर हमेशा निर्भर नहीं रहोगे। चाय की दुकान बहुत अच्छा विचार है। गांव में लोग सुबह शाम बैठते हैं, बात करते हैं। तुम्हारी दुकान चलेगी जरूर। ये लो, ये 5,000 रुपए दुकान शुरू करने के लिए काफी होंगे। और चिंता मत करना, उधार की बात नहीं, इसे निवेश मानो। और जब दुकान चल निकले तब जैसे मन करे लौटा देना। सेठ जी, आपने तो आज फिर मुझे नया जीवन दे दिया। अगले ही दिन राजू ने गांव के चौक पर एक छोटी सी जगह देखी और वहां लकड़ी की एक साफ सुथरी चाय की टपरी लगाई। मीरा ने घर पर ही अदरक की चाय और गर्म पकौड़े बनाने शुरू कर दिए। दुकान का नाम उन्होंने रखा पहली बारिश की चाय। नाम सुनते ही गांव के लोग खींचे चले आए। सभी को वो कहानी याद थी जब राजू और मीरा बारिश में मंदिर में सोने को मजबूर हुए थे। अब वही लोग उनकी चाय की तारीफ करते नहीं थकते थे। अरे राजू, तेरी चाय तो वाकई कमाल की है। और मीरा भाभी के गरम गरम पकौड़े, बस क्या कहने। धीरे धीरे उनकी दुकान चल निकली। राजू सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक दुकान खोलता और मीरा पीछे से सारा सामान तैयार करती। कुछ ही महीनों में राजू ने सेठ जी का पैसा भी लौटा दिया। आज वही राजू जो एक वक्त अपनी पत्नी को भूखा सुलाता था, अब गांव के लोगों को गरम चाय और स्वादिष्ट पकौड़े खिला रहा है। उसकी दुकान अब गांव का सबसे प्यारा अड्डा बन चुकी है। देखिए जी, मेहनत और सच्ची नीयत कभी खाली नहीं जाती। हाँ, और सबसे बड़ा भाग्य तो ये है कि मेरे साथ तुम हो मीरा। पहली बारिश ने राजू और मीरा से सब कुछ छीना था, लेकिन उसी बारिश ने उन्हें एक नई सोच, एक नई शुरुआत और आत्मसम्मान की चाय की दुकान दी। मुसीबतें चाहे जितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर इंसान हिम्मत न हारे, मेहनत करता रहे और रिश्तों में सच्चाई और भरोसा बनाए रखे, तो वो बुरे से बुरे दौर से निकलकर नई जिंदगी शुरू कर सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और ऐसे ही रोमांचक एनिमेटेड स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर पहाड़ी गांव था जिसका नाम था हरिपुर। यह गांव हरियाली से भरा हुआ था, जहां लोग खेतीबाड़ी और जंगल से जुड़ी चीजों पर निर्भर रहते थे। इसी गांव में रामू नाम का एक बूढ़ा लकड़हारा रहता था। रामू के वैसे तो 2 बेटे थे, परंतु दोनों ने शादी के बाद रामू को छोड़ दिया था। अब वो अपनी पत्नी कमला के साथ अपना जीवन गुजार रहा था। रामू, सुनो तो मेरी बात, इतनी सुबह सुबह जंगल मत जाओ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। देखो ना, तुम्हारे हाथ भी कांप रहे हैं और कल रात भर तुम्हें नींद भी नहीं आई थी। इतनी उम्र में तुम इतना काम करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? पिछले हफ्ते भी तुम्हें चक्कर आए थे, याद है ना? कमला, मैं क्या करूं तुम ही बताओ। अगर मैं जंगल नहीं गया, लकड़ियां नहीं काटी, तो तुम्हारे और मेरे खाने के लिए अनाज कहां से आएगा। तुम मेरी फिक्र मत करो। मेरी ताकत भले ही कम हो गई हो, परंतु मुझे अपना घर तो चलाना होगा ना। ये झोपड़ी, ये छोटा सा आंगन, इनका खर्च, तुम्हारे मेरे खाने का खर्च, ये भी तो संभालना है। मुझे तो मजबूरी में जाना पड़ता है। पर रामू, ऐसा कब तक चलेगा? सोचो जरा। मैं हर दिन डरती हूँ कि तुम कहीं कमजोरी से जंगल में जाकर बेहोश ना हो जाओ। मैं सोचती थी कि हमारे बेटे बड़े होके बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेंगे, लेकिन उन दोनों ने शादी के बाद हमें अकेला छोड़ दिया है। अब बस तुम और मैं हूँ, और तुम्हारी ये खराब सेहत मुझे हर पल डराती है।
तुम्हारे पास जंगल जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है क्या? हाँ कमला, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी भावनाओं को। मैं ये भी जानता हूँ कि हमारे बेटों ने हमें छोड़ दिया है। मैं भी तुम्हारी तरह सोच रहा था कि वो बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेंगे और दुख सुख में हमारा साथ देंगे। पर शादी के बाद तो मानो वो हमें जानते ही नहीं है। अब तो उनकी खबर भी नहीं मिलती है। और जैसा उनका बर्ताव है, अब मैं उनके लिए बैठकर रो तो नहीं सकता। अगर मैं आज लकड़ियां बेचने नहीं गया तो कल खाने को कुछ नहीं होगा। इस उम्र में भी मुझे काम करना ही होगा, वरना हमारा सहारा कौन बनेगा? कोई तो नहीं है जो हमारी मदद करे। ठीक है रामू, मैं भी तुम्हारी मजबूरी समझ रही हूँ, पर जंगल जाने से पहले कुछ खा लो। खाली पेट मत जाओ, वरना रास्ते में कहीं चक्कर आ गया तो मैं कहाँ ढूंढने जाऊंगी। अब मैं फटाफट से रोटी बना देती हूँ, थोड़ा इंतजार कर लो। कल की बची सब्जी भी है, उसे गर्म कर देती हूँ। नहीं कमला, वक्त नहीं है। बाजार में देर हुई तो लकड़ियां कौन खरीदेगा? सुबह का वक्त सबसे अच्छा होता है, लोग जल्दी जल्दी सामान लेते हैं। अभी मैं चलता हूँ, शाम को आकर खा लूंगा। मुझे जरा मेरी कुल्हाड़ी लाकर दे दो और मेरी बिल्कुल भी चिंता मत करना। रामू अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और धीमे कदमों से जंगल की ओर चल पड़ता है। कमला उसे जाते हुए चुपचाप देखती है। उसकी आंखों में चिंता साफ साफ दिखाई दे रही थी। रामू जंगल से लकड़ियां बेचकर लौट रहा था। तभी चलते चलते अचानक उसका पैर किसी चीज से टकराता है और वो गिर पड़ता है। वो देखता है कि यह एक पुराना घड़ा है। ये घड़ा किसका होगा? भला कोई रास्ते में अपना घड़ा क्यों छोड़ जाएगा? खैर, जो भी हो, इसे मैं घर ले चलता हूँ, किसी काम तो आएगा। रामू घड़े को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। कमला, देख तो जरा, आज मैं जंगल से ये घड़ा उठा लाया। रास्ते में पड़ा था, सोचा घर ले आऊं, किसी काम तो आएगा। अरे रामू, ये घड़ा क्यों उठा लाए? लकड़ियां तो ठीक से बिकी या बस यही उठाकर ले आए? दिन भर की मेहनत का क्या हुआ? लकड़ियां बिकी तो है, परंतु केवल 30 रुपए ही मिले। बाजार में कोई दाम नहीं देता आजकल। रास्ते में ये घड़ा देखा तो सोचा कुछ काम आ जाएगा। पानी भरने में या कुछ सामान रखने में इस्तेमाल कर लेंगे। हाँ, वैसे तो तुमने सही किया। अपने घर का मटका भी कई जगहों से टूट गया है, जिस कारण पानी भरने में बहुत दिक्कत हो रही थी। ये गंदा जरूर है, पर शायद साफ हो जाए। लाओ, इसे मैं साफ कर देती हूँ। एक काम करो, पानी ला दो पास से, थोड़ा धो दूं तो साफ हो जाएगा। हाँ, साफ कर दो। आज पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, दिन भर चलते चलते थक गया। अगर ये घड़ा काम का निकला तो कम से कम एक परेशानी तो कम होगी। कुछ तो अच्छा हो जाए इस घर में। कमला घड़े को पानी से साफ करने लगती है। रामू पास बैठे उसे देख रहा है। तभी अचानक घड़े से हल्का धुआं निकलने लगता है और उस धुएं के बीच से एक मायावी व्यक्ति बाहर निकलता है। सुनो रामू और कमला, तुम दोनों ने मुझे इस घड़े से बाहर बुलाया है। मैं इस घड़े की रखवाली करता हूँ। ये कोई साधारण घड़ा नहीं है, ये एक जादुई घड़ा है। जो भी चीज तुम इसमें डालोगे वो 10 गुना हो जाएगा। अरे ये क्या हो रहा है? आप कौन हो और कहाँ से आए हो? मैंने तो केवल इस घड़े को धोने के लिए इसमें पानी डाला था। ये सब तो मेरे समझ से बाहर है। रामू देखो ना, मुझे तो डर लग रहा है। ये कहीं कोई भूत वूत तो नहीं है? हाँ कमला, ठीक कह रही हो तुम। आप अचानक कहाँ से निकल आए? मुझे तो ये घड़ा जंगल में पड़ा हुआ मिला था। हमने तो सोचा कि बस पानी रखने के काम आएगा। जादुई घड़ा, ये तो पहले कभी सुना भी नहीं। सच बोल रहे हो या हमारा मजाक उड़ा रहे हो? डरने की कोई बात नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। ये घड़ा पुराने जमाने का है और इसमें कई मायावी ताकत है। लेकिन एक बात सुन लो, ये तभी काम करेगा जब तुम शुद्ध मन से कुछ डालोगे। अगर लालच किया तो ये खाली रह जाएगा। मैं इसे अच्छे लोगों के लिए छोड़ गया था। शुद्ध मन मतलब क्या? हम तो दिन भर मेहनत करके बस अपने लिए 2 रोटी कमाते हैं। ये जादू वादू हम जैसे गरीबों के लिए नहीं होता है। और आप कौन है जो ये सब बता रहे हो? कहीं कोई चाल तो नहीं? हाँ, कमला की बातों में तो दम है। जादुई घड़ा सुनने में तो अच्छा लगता है, पर हमें क्या फायदा? आज लकड़ियां बेचकर कुछ पैसे आए, तब जाकर हम कल का खाना खा पाते हैं। अगर ये घड़ा सच में किसी भी चीज को 10 गुना करता है तो कुछ डालकर देखे क्या? पर सच बोलिए, इसमें कोई खतरा तो नहीं है? कोई खतरा नहीं है रामू, मैं कोई चालबाज नहीं हूं। ये घड़ा तुम्हारा है क्योंकि इसे तुमने उठाया है। बस इतना याद रखो, इसे इस्तेमाल करते वक्त लालच मत करना। जो चाहिए वो साफ दिल से मांगना, जिससे गरीबों का भला और साथ साथ तुम्हारा भी भला हो सके। चलो, अब मैं जा रहा हूं, इसे तुम आजमा कर देख लो।
रामू और कमला को जादुई घड़े की ताकत बताकर घड़े से प्रकट हुआ मायावी फिर से हवा की तरह गायब हो जाता है। ठीक है, यदि ये सच में कोई जादुई घड़ा है तो ये अचानक गायब होने वाली बात कुछ समझ नहीं आई। हम तो बस मेहनत करके कमाते खाते हैं, ये जादू वगैरह से तो हम दूर ही रहते हैं। चलो रामू, इसे आजमा कर देखते हैं, कुछ फल डालकर देखते हैं कुछ होता है या नहीं। मैं अभी जाकर बागान से एक सेब तोड़कर लाती हूँ। हाँ कमला, क्यों नहीं। दिन भर के थकान के बाद अगर ये सच में काम कर गया तो शायद कल भूखा ना सोना पड़े। एक सेब डालकर देखते हैं, यदि एक का 10 हो गया तो बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमा लेंगे। बोलो ठीक है ना? रामू की बात सुनकर कमला भी एक सेब लाकर घड़े में डाल देती है और देखते ही देखते वो एक सेब का 10 सेब हो जाते हैं। कमला, ये देखो, ये तो सच में जादुई घड़ा है। एक सेब डाला था, एक का 10 हो गया है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। हाँ, उस मायावी ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। रामू, इतने फलों का अब हम क्या करेंगे? इस घड़े से तो हम पूरे गांव के लिए खाने पीने का सामान निकाल सकते हैं, पर अगर किसी को इस घड़े के बारे में पता चल गया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा कमला। अब हम इसका इस्तेमाल बुरे दिनों को अच्छे दिनों में बदलने के लिए कर सकते हैं। कल मैं इन्हें बाजार ले जाऊंगा, सस्ते दामों पर बेच दूंगा तो कम से कम कुछ पैसे तो कमा पाऊंगा। फिर उन पैसों से तेल चावल ले आऊंगा, जिससे घर में कुछ दिन चैन से गुजरे। सच में रामू, अगर ऐसा हुआ तो कितना अच्छा होगा। पिछले हफ्ते तो चावल खत्म हो गए थे, सूखी रोटी खाकर सोए थे, पर मुझे डर लग रहा है। अगर किसी ने पूछा कि इतने फल कहाँ से आए तो क्या कहोगे? लोग बातें बनाएंगे। कोई कुछ नहीं पूछेगा। अगर किसी ने कुछ पूछा भी तो बोल दूंगा, जंगल के अंदर कुछ पेड़ मिले तो उन्हीं से तोड़कर लाया हूं। कौन जाकर देखने वाला है? और वैसे भी ये फल तो सच के है, पर हमें इस घड़े को थोड़ा संभल कर रखना होगा। किसी को भी ये नहीं मिलना चाहिए, वरना कोई इसका गलत इस्तेमाल ना कर ले। ठीक है रामू, जैसा तुम कहो। अगर सच में इन फलों को बेचकर अच्छी कमाई हुई तो तुम्हें भी जंगल जाने से आराम तो मिलेगा, पर अभी के लिए इन्हें ढककर रख दो और चलकर कुछ खा लो। अगली सुबह रामू घड़े से निकले हुए फलों को एक टोकरी में रखता है और उन्हें लेकर बाजार की ओर चल पड़ता है। उसकी चाल में अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वास है, मानो उसके जीवन में उम्मीद की एक नई किरण जागी हो। आज अगर ये फल अच्छे दामों में बिक गए तो कम से कम कुछ दिनों के लिए आराम मिलेगा। कमला भी खुश हो जाएगी और मुझे भी थोड़ी राहत मिल जाएगी। बाजार में पहुंचकर रामू फलों को सजाकर बैठ जाता है। फल इतने ताजे और चमकदार दिख रहे थे कि लोग खुद ब खुद खींचे चले आए। बाबा, ये सेब कितने के बेच रहे हो? ज्यादा के नहीं है बेटा, बस 2 रुपए का एक सेब है। क्या 2 रुपए का एक सेब? इतने सस्ते क्यों बाबा? क्या बताऊं बेटा, मैं लोगों से ज्यादा मुनाफा नहीं कमाना चाहता हूँ। मुझे बस इतना चाहिए जिससे मैं भी खुश रहूं और ग्राहक भी खुश रहे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा है तो मुझे 5 सेब दे दो। रामू के सेब इतने सस्ते होने के वजह से कुछ ही देर में उसके सारे सेब बिक जाते हैं। कमला, देखो जरा, आज बाजार में सेब बेचकर बहुत अच्छी कमाई हुई है। मैं जो 50 सेब ले गया था वो तो हाथों हाथ बिक गए और 100 रुपए की कमाई भी हो गई। आज तो ऐसा लग रहा था जैसे सबको सेब खाना बहुत पसंद है। अरे सच में ये तो बहुत अच्छा हुआ। 100 रुपए, इतने दिनों बाद कुछ अच्छी कमाई हुई है। ये सब जादुई घड़े का कमाल है, वरना तो दिन भर जंगल में मेहनत करने के बाद 50 रुपए भी बड़े मुश्किल से मिलते थे। तुम जो सेब ले गए थे सब बिक गए, कुछ नहीं बचा क्या? हाँ कमला, सब बिक गए। लोग पूछ रहे थे कि इतने सस्ते में क्यों बेच रहे हो। मैंने तो कह दिया मुझे ज्यादा मुनाफा नहीं कमाना है, बस इसलिए सस्ते में बेच रहा हूं। सच में कमला, ये घड़ा हमारी किस्मत बदल रहा है। आज अच्छी कमाई हुई, इसलिए बाजार से चावल और तेल भी ले आया हूं। रामू हर दिन ऐसे ही करता है। देखते ही देखते कुछ समय बाद उसके पास काफी पैसे जमा हो जाते हैं। एक शाम रामू और कमला आपस में बात कर रहे होते हैं। कमला, अब हमारे पास ठीक ठाक पैसे जमा हो गए हैं। फल बेचते बेचते अच्छे खासे पैसे जमा हो चुके हैं। सोच रहा हूं इन पैसों से एक छोटी सी दुकान खोल लूं। सस्ते दामों पर सामान बेचूंगा, चावल दाल तेल, ताकि गांव के लोगों की भी कुछ मदद हो और हमारा घर भी चलता रहे। ये तो बहुत अच्छा विचार है। सच में अगर दुकान खुल गई तो हमें रोज बाजार भागना नहीं पड़ेगा और सस्ते दामों पर बेचोगे तो लोग भी खुश होंगे। पिछले हफ्ते पड़ोस की सीमा कह रही थी कि बाजार में सब महंगा हो गया है। ऐसा करो, ये काम जल्द से जल्द शुरू कर दो। हाँ कमला, तुम ठीक कह रही हो। अगर दुकान खुली तो थोड़ा आराम भी मिले। अगर इस जादुई घड़े ने मदद की तो दुकान हमेशा सामान से भरा रहेगा। बस
अब एक छोटी सी जमीन ढूंढनी पड़ेगी बाजार में। हाँ, जगह तो मिल जाएगी, पर रामू थोड़ा सावधान रहना, इस घड़े की बात किसी को पता न चल जाए। यदि लोग पूछे कि इतने सस्ते में कैसे बेच रहे हो, तो बोल देना होलसेल में माल मिला तो सबके फायदे के लिए सस्ते में बेच रहा हूँ। हाँ कमला, ये बहुत अच्छा बहाना है लोगों को बताने के लिए। बहुत जल्द ही रामू अपनी एक छोटी सी राशन की दुकान खोल लेता है। रामू की छोटी सी दुकान गांव के बाजार के कोने में है, जहां हमेशा गांव वालों की भीड़ लगी ही रहती है, क्योंकि वो राशन का सामान काफी सस्ते में दे रहा था। रामू के दुकान से थोड़ी दूरी पर गोपाल की राशन की दुकान भी थी, परंतु जब से रामू ने अपनी राशन की दुकान खोली है, तब से लगभग गोपाल की दुकान खाली ही रहती है, जिस कारण वो रामू से बहुत चिढ़ा हुआ था। ये क्या हो रहा है? उस रामू के दुकान में ऐसा क्या है जो मेरे दुकान में नहीं है? पहले तो कभी ये लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काट काट कर 4 पैसे कमाता था, और अब देखो पूरे गांव वाले उसी के पास से सामान ले रहे हैं। इसकी वजह से मेरी दुकान तो पूरी तरह से सुनी हो चुकी है। आखिर ये रामू अचानक से कहां से आ गया और इतने सस्ते दामों पर सामान कैसे बेच रहा है? पूरे बाजार में चावल 7 रुपए किलो है और ये 3 रुपए किलो बेच रहा है। तेल 8 रुपए का है, ये 4 में बेच रहा है। इतने सस्ते में क्यों बेच रहा है? जरूर इसके पीछे कोई ना कोई राज है, वरना एक समय का गरीब लकड़हारा इतना सारा सामान कहां से लाएगा? कुछ समय पहले तो खाने का मोहताज था, और अब देखो लोगों को आधे दाम पर अनाज बांट रहा है। मुझे ये सब समझ नहीं आ रहा। लगता है रात को इसके घर जाना होगा। चुपके से देखूंगा कि ये क्या कर रहा है। अगर कोई चाल है तो मैं उसे जरूर पकड़ लूंगा। मैं इस रामू को अपने से आगे बढ़ने नहीं दे सकता। रात गहरी हो चुकी थी। गोपाल भी अंधेरे का फायदा उठाकर रामू के घर के बाहर पहुंचकर चुपचाप खिड़की के बाहर खड़ा हो जाता है। उसी वक्त रामू और कमला अपने दुकान के लिए जादुई घड़े से और सामान निकाल रहे होते हैं। उन दोनों को नहीं पता था कि खिड़की के बाहर से गोपाल उन पर नजर रख रहा है। गोपाल बाहर से जादुई घड़े का जादू देख लेता है। उसके सामने रामू जब घड़े में गेहूं डालता है तो वो घड़े के बाहर कई गुना होकर आता है। ये सब देखकर खिड़की के बाहर खड़ा गोपाल सोचने लगता है। तो ये है इसका राज। ये जादुई घड़े से राशन निकाल निकाल कर लोगों को इतने सस्ते में बेच रहा है। मैं तो सोच रहा था कहीं से सस्ता माल लेकर आ रहा होगा, पर यह मामला तो कुछ और ही है। अब बस इन दोनों को सो जाने दो, मैं ये जादुई घड़ा उठा ले जाऊंगा। कुछ समय बाद जब रामू और कमला सो जाते हैं और गहरी नींद में होते हैं, उस वक्त गोपाल उनके घर में आता है और वो जादुई घड़ा लेकर चुपचाप वहां से निकल जाता है। अब रामू का ये जादुई घड़ा मेरे काम आएगा। इससे मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। एक काम करता हूं, अपने जीवन भर की जमा पूंजी सब कुछ इसमें डाल देता हूं, और जितना मिलेगा उसको फिर से इसमें डाल के और कई गुना कर लूंगा, और गांव में सभी दुकानों को खरीद लूंगा। गोपाल लालच में पड़कर अपने पास रखे सारे पैसे, सोने चांदी के जेवरात, सब कुछ उस घड़े में डाल देता है। गोपाल सब कुछ घड़े में डालकर उसके बढ़ने का इंतजार कर रहा होता है, पर होता कुछ अलग है। देखते ही देखते कुछ देर में सब कुछ गायब हो जाता है। ये देखकर गोपाल बहुत डर जाता है। ये क्या मजाक है? इसने तो मेरे सारे सामान को ही गायब कर दिया। इस जादुई घड़े ने तो मुझे बर्बाद कर दिया। हरि के यहां तो काम कर रहा था, मेरे साथ धोखा क्यों कर रहा है? ये तो बेकार का घड़ा है। गोपाल जादुई घड़े को पटक कर कोसने लगता है। तभी घड़े से फिर से वही धुआं निकलने लगता है और देखते ही देखते वो मायावी फिर से सामने आ जाता है। उसकी आंखें गुस्से से लाल होती हैं। गोपाल, तूने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था, फिर भी तुझे कुछ नहीं समझ आया। ये घड़ा सिर्फ उन्हीं की मदद करता है जो सच्चा और मेहनती होता है, और तुमने इसका इस्तेमाल लालच और जलन के लिए किया है। तूने रामू को इतना बढ़ते देख उससे जलन की और उसको बर्बाद करने की कोशिश की, जिस कारण तूने अपनी सारी जमा पूंजी भी खो दी है। मैंने रामू और कमला को साफ साफ कहा था कि ये घड़ा सिर्फ तुम्हारी तभी मदद करेगा जब तक तुम इसका इस्तेमाल बिना लालच के करोगे। तूने अपने लालच के चक्कर में रामू के घर से इसे चुराकर बहुत गलत किया है। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू अब अपनी बाकी की जिंदगी एक बंदर बनकर रहेगा। मायावी के इतना कहते ही गोपाल एक बंदर में बदल जाता है और वो जादुई घड़ा उसके घर से गायब होकर फिर से रामू के घर पहुंच जाता है।
तो दोस्तों, लकड़हारे की सच्चाई और मेहनत ने उसकी किस्मत बदल दी, जबकि चोर की लालच ने उसे बर्बादी की राह पर पहुंचा दिया। यही सिखाता है ये किस्सा कि मेहनत और ईमानदारी का फल जरूर मिलता है, और जो दूसरों की तरक्की से जलते हैं, उनका अंत अच्छा नहीं होता। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई कहानियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।